मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। बच्चों, हम पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा थर्मोडायनामिक्स सेकंड में, वो पढ़ा हमने आदर्श गैस में एंट्रोपी परिवर्तन कैसे होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है। फिर आदर्श गैस के विभिन्न प्रक्रमों में एंट्रोपी परिवर्तन कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी या एंट्रोपी ऑफ ए मिक्सर ऑफ आइडियल गैस, ये पढ़ेंगे। तो देखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक मोल आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी की समीकरण निम्न होती है, जो हमने पिछली बार समीकरण 5 के रूप में पढ़ा था पिछली क्लास में, जो है ds इजिकल टू सी वी डी टी अपॉन टी प्लस आर डी वी अपॉन वी। अब देखिए, उपयुक्त समीकरण सी वी को स्थिर मानते हुए समाकलन करने पर, उपयुक्त समीकरण में सी वी को हम स्थिर मान लें और फिर समाकलन करें, तो हमारे पास आ जाएगा एस इजिकल टू सी वी एल एन टी प्लस आर एल एन वी प्लस एस ज़ीरो, जहाँ एस ज़ीरो समाकलन स्थिरांक है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सी पी माइनस सी वी जो होता है आर के बराबर होता है। तो हमारे पास सी वी जो हो जाएगा वो सी पी माइनस आर के बराबर हो जाएगा। और इसके साथ ही हम जानते हैं पी वी इजिकल टू आर टी होता है, या पी वी इजिकल टू एन आर टी होता है एन मोल के लिए। तो एक मोल के लिए हमारे पास हो जाएगा पी वी इजिकल टू आर टी, तो वी इजिकल टू हो जाएगा आर टी अपॉन पी। अब देखिए, ये दोनों वैल्यू जो हैं वो समीकरण 1 में अपन रख देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस इजिकल टू सी पी माइनस आर इंटू एल एन टी प्लस आर एल एन आर टी अपॉन पी प्लस एस ज़ीरो। अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो ऊपर होंगी वो प्लस में हो जाएंगी और नीचे होंगी वो माइनस में हो जाएंगी। तो देखिए, सी पी इंटू एल एन टी हो जाएगा, माइनस आर एल एन टी हो जाएगा, प्लस यहाँ से आ जाएगा ये, ठीक है, प्लस आर एल एन आर, फिर ऊपर जो टी बच गया तो प्लस आर एल एन टी, फिर माइनस नीचे पी है तो आ जाएगा आर एल एन माइनस आर एल एन पी प्लस एस ज़ीरो। तो इस प्रकार से हमारे पास ये समीकरण हो जाएगी। अब आर एल एन टी और आर एल एन टी जो है वो एक माइनस का एक प्लस का है, तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास समीकरण हो जाएगी एस इजिकल टू सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी प्लस आर एल एन आर प्लस एस ज़ीरो। अब आर एल एन आर भी स्थिरांक है और एस ज़ीरो भी स्थिरांक है, तो इसकी जगह हम एक नया स्थिरांक रख सकते हैं एस ज़ीरो डैश। तो हमारे पास समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगी, जिसको अपन ये लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी प्लस एस ज़ीरो डैश। माना कि तंत्र दो आदर्श गैसों ए व बी का मिश्रण है, जिसमें दोनों गैसों को क्रमशः N1 व N2 मोल विद्यमान है। दोनों गैसों के क्रमशः N1 व N2 मोल विद्यमान है, जिनके आंशिक दाब का मान क्रमशः हम P1 व P2 है। तब इस मिश्रण की एंट्रोपी हम निम्न समीकरण द्वारा दे सकते हैं। देखो क्या हो जाएगा, S इजिकल टू N1, जो समीकरण 2 है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, तो सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी वन, अब यहाँ पे P1 हो जाएगा क्योंकि हमने बताया सब गैस आदर्श गैस ए के लिए, प्लस एस ज़ीरो प्लस N2 क्योंकि हमने आदर्श गैस बी के लिए N2 मोल विद्यमान है ऐसे बताया, और आंशिक दाब का P2 बताया। तो हमारे पास हो जाएगा N2 इंटू सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी टू प्लस एस ज़ीरो डैश। अब हम इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन एन सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी प्लस एस ज़ीरो डैश, जो हमारे पास समीकरण 3 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि किसी भी आदर्श गैस का आंशिक दाब जो होता है P, वो मोल भिन्न और कुल दाब के बराबर होता है। या अगर हमारे पास गैसियस कोई स्टेट है या फिर कोई गैस है, तो उसके गैसों का मिश्रण है, तो उसका जो दाब है या मोल भिन्न है
उसको मोल भिन्न प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी अवयवी गैस का दाब बटावा कुल दाब ऐसे हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा x इजिकल टू आंशिक दाब बटावा कुल दाब। तो हमारे पास हो जाएगा जो है आंशिक दाब बराबर हो जाएगा मोल भिन्न गुणा कुल दाब। ठीक है। अब ये वैल्यू जो है हम समीकरण 3 में P का मान रखने पर आंशिक दाब की वैल्यू रख दें हम, तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, S इजिकल टू समेशन n इंटू सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन एक्स पी प्लस एस ज़ीरो डैश। और फिर इसको अपन खोल लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन n इंटू सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन एक्स माइनस आर एल एन पी प्लस एस ज़ीरो डैश। इस प्रकार जो हमारे को समीकरण 4 प्राप्त हुई वो आदर्श गैस मिश्रण की एंट्रोपी को प्रदर्शित करती है। अब देखिए हम आगे बात करते हैं एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। मिक्सिंग की एंट्रोपी क्या होगी। ठीक है, दाब P पर आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी तथा उसी दाब पर यानी उसी P दाब पर उन भिन्न भिन्न गैसों की एंट्रोपी के योग के अंतर को मिश्रित करने की एंट्रोपी कहा जाता है। पहले तो हम मिश्रण की एंट्रोपी ले लें और उसमें से अगर हम इंडिविजुअल जो हैं गैसेज हैं उनकी एंट्रोपी ले लें, एंट्रोपी का योग ले लें, तो हमारे पास जो हो जाएगी एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग आ जाएगी कि इस मिक्सिंग से एंट्रोपी में कितना चेंज हुआ। तो मिक्सर की एंट्रोपी होगी, फिर इंडिविजुअल गैसों की एंट्रोपी का योग हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एस मिक्सिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा दाब P पर गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी माइनस दाब P पर प्रत्येक गैस की एंट्रोपी का योग। तो डेल्टा एस मिक्सिंग इजिकल टू हो जाएगा समेशन n सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी माइनस आर एल एन एक्स प्लस एस ज़ीरो डैश, ये हमने पहले निकाला है। और फिर इंडिविजुअल जो हो जाएगा माइनस समेशन n सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी प्लस एस ज़ीरो डैश। अब इसको हम खोल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा समेशन n सी पी एल एन टी माइनस समेशन n आर एल एन पी माइनस समेशन n आर एल एन एक्स प्लस समेशन n एस ज़ीरो डैश माइनस समेशन n सी पी एल एन टी प्लस समेशन n आर एल एन पी माइनस समेशन n एस ज़ीरो डैश। अब देखिए जो प्लस माइनस के हैं वो कट जाएंगे, तो जो कटने वाली संख्या जो है उनको काट देंगे, तो हमारे पास लास्ट में जो है ये बचेगा डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू माइनस समेशन एन आर एल एन एक्स, या फिर हम यूँ लिख सकते हैं कि डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस आर समेशन एन एल एन एक्स, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू माइनस खोल के लिख देंगे एन वन एल एन एक्स प्लस एल एन एक्स वन प्लस एन टू एल एन एक्स टू प्लस एन एल एन एक्स थ्री प्लस एंड सो ऑन। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास ये भी आ सकता है डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू माइनस आर समेशन एन आई एल एन एक्स आई। यहाँ एन आई तथा एक्स आई क्रमशः मिश्रण में अवयवी गैसों की मोलों की संख्या तथा मोल भिन्न है। माना कि मिश्रण में कुल मोलों की संख्या n है, अर्थात n बराबर n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस ये हो जाएगा, या फिर 1 बराबर हो जाएगा n1 अपॉन n प्लस n2 अपॉन n प्लस n3 प्लस n अवयवी हो जाएगा। तो x1 बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ऐसे अपन लिख सकते हैं। अतः एक मोल गैसीय मिश्रण के लिए डेल्टा एस मिक्सिंग का मान निम्न समीकरण द्वारा लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, जो अपन ने ऊपर पहले ही लिख दिया, डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू माइनस आर समेशन एन आई एल एन एक्स आई। चूँकि एक्स आई हमेशा भिन्न भिन्न होता है, अतः डेल्टा एस मिक्सिंग का मान हमेशा धनात्मक होगा। एक्स आई का मान हमेशा भिन्न में होता है, इसलिए डेल्टा एक्स
मिक्सिंग का मान हमेशा धनात्मक में होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके अनुसार क्या है, ऊष्मागतिकी के तीसरे नियम के अनुसार क्या है, परम शून्य ताप 0 केल्विन पर विशुद्ध क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों की एंट्रोपी का मान शून्य होता है। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम हमें एंट्रोपी के निरपेक्ष एब्सोल्यूट मान की अवधारणा देता है, जबकि पूर्व में अब तक एंट्रोपी के संदर्भ में एंट्रोपी परिवर्तन की बात होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे को प्राप्त नहीं होती। अब देखिए हम बात करते हैं आगे, किसी ठोस पदार्थ ए को परम शून्य 0 केल्विन ताप से किसी बिंदु ताप T तक गर्म किया जाए, जहाँ T का मान ठोस के गलनांक बिंदु से कम हो, यानी कि उसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही हो, तो उस परिवर्तन को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, या उसको निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। माना A जो है वो सॉलिड अवस्था में है और A ही अब है सॉलिड अवस्था में है, जिसको टेम्परेचर दिया जा रहा है बट उसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही है, मतलब वह लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो लिक्विड में कन्वर्ट होने से पहले की बात है, तो हमारे पास हो गया 0 केल्विन और यहाँ पर P हो गया, और इसका जो टेम्परेचर है वो T माना हमने दूसरी अवस्था के लिए, और दाब P है। इस परिवर्तन के लिए एंट्रोपी परिवर्तन को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, डेल्टा S इजिकल टू हो जाएगा ST माइनस S0। ST हमने किसके लिए कहा, हमने जो ठोस है जिसको हमने गर्म किया है परंतु वह अभी गलनांक बिंदु तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि हम ताप देंगे तो उसमें थोड़ा सा डिसऑर्डरनेस आएगा, तो उसकी एंट्रोपी का मान हमेशा ज़्यादा होगा, इसलिए हमने ST माइनस S0 कहा है। तो इसके बराबर हो जाएगा 0 to T, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो CPT dt जो है ये हमारे पास एक इक्वेशन है, उसको ये कह सकते हैं। अब ST बराबर हो जाएगा, हम S0 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ST इज इक्वल टू S0 प्लस इंटीग्रेशन 0 to T CPT dt के बराबर हो जाएगा। CP जो है वो पॉजिटिव होता है, अतः S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी T। यदि ऊष्मागतिकी के तीसरे नियम को समीकरण 2 पर लागू करें तो S0 का मान 0 होगा, क्योंकि हमने कहा है, क्या कहा है, एब्सोल्यूट जो शून्य ताप होता है वहाँ पर एंट्रोपी का मान 0 हो जाएगा। तो फिर हमारे पास समीकरण 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा ST बराबर 0 to T इंटीग्रेशन CP अपॉन T इंटू dt के बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, जहाँ ST को हम तृतीय नियम एंट्रोपी अथवा ताप व दाब पर एंट्रोपी कहते हैं। यदि दाब का मान 1 atm हो तो एंट्रोपी को मानक एंट्रोपी कहते हैं और इसे ST0 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऊष्मागतिकी के तृतीय नियमों की जो है वो अन्य नियमों से तुलना करने की ये काफ़ी सीमित है, क्योंकि ये नियम विशुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थों पर ही लागू होता है, अन्य पर लागू नहीं होता। दूसरा, ये नियम काफ़ी उपयोगी है क्योंकि पदार्थ की किसी ताप पर परम एंट्रोपी एब्सोल्यूट एंट्रोपी ज्ञात की जा सकती है, और इस कारण कई भौतिक तथा रासायनिक अभिक्रियाओं में एंट्रोपी परिवर्तन को ज्ञात किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारक। आप जानते हो एंट्रोपी जो होता है वो डिसऑर्डरनेस होता है, जितना ज़्यादा डिसऑर्डरनेस होगा उतनी ही ज़्यादा एंट्रोपी होगी। तो पहला है पदार्थों की भौतिक अवस्था। पदार्थों की भौतिक अवस्था, गैस की एंट्रोपी सबसे अधिक होती है, लिक्विड की उससे कम और ठोस की उससे कम, क्योंकि गैस में जो है वो डिसऑर्डरनेस सबसे अधिक होता है, इसलिए एंट्रोपी का मान भी अधिक होगा। दूसरा, पदार्थों के कणों का भार। पदार्थों के कणों का भार अधिक होने पर या परमाणु भार अधिक होने पर एंट्रोपी का मान भी अधिक होगा। फिर घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटि। अगर घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटि अधिक होगी तो जो है एंट्रोपी का मान भी अधिक होगा। समान संहति वाले गैसीय पदार्थों की जो एंट्रोपी होती है वो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान ज़्यादा होगा तो एंट्रोपी का मान भी ज़्यादा होगा, क्योंकि रोटेशन अगर होगा तो डिसऑर्डरनेस आएगी, डिसऑर्डरनेस आएगी तो क्या हो जाएगा, एंट्रोपी का मान भी बढ़ेगा।
कंपन की आवृत्ति, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, कंपन की आवृत्ति जिसकी अधिक होगी उसकी एंट्रोपी का मान कम होगा, ठीक है। और जिसकी कंपन की आवृत्ति जो है वो कम होगी उसकी एंट्रोपी का मान अधिक होगा। ठोस जो होते हैं उनमें जो है वो कंपन की आवृत्ति का मान अधिक होता है, इसलिए एंट्रोपी का मान अधिक होता है। जबकि गैस जो होता है उसमें कंपन की आवृत्ति का मान सबसे कम होता है, क्योंकि वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, तो वहाँ कंपन होना बहुत मुश्किल होता है, या वहाँ पे कंपन जो है मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो बहुत कम संपन्न होते हैं। इस कारण से वहाँ पर एंट्रोपी का मान जो है वो अधिकतम होगा। ठोस की संरचना, अगर ठोस की जटिल संरचना है तो एंट्रोपी का मान अधिक होगा। इस कारण से जटिल संरचनाओं के कारण से भी एंट्रोपी का मान अधिक होता है। तो इस प्रकार से अपन ये बात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपन नस्ट का ऊष्मा प्रमेय पढ़ेंगे, हीट थ्योरम ऑफ नस्ट हीट थ्योरम, या नस्ट हीट थ्योरम ऑफ नस्ट, इस ये पढ़ेंगे। थैंक यू।